मॉर्निंग, बढ़िया। तो आज इसके पहले अपन ने डिस्कस किया है, क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसके पहले अपन ने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट किया, ठीक है, पोटेंशियल किया, पोटेंशियल डिफरेंस किया एंड रेसिस्टिविटी, ये अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कोई वायर है, मान लो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है चार्ज का, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कब, जबकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया, है ना। तो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो डायरेक्शन में माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में था, this like that, this एकदम इसकी तरफ हो, ये कुछ नहीं, फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, और करंट माना जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, कॉलिजन होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, और एटम के साथ भी करेगा, एटम्स भी है इसके अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन करेगा, कोलाइड करेगा, है ना, और एटम के साथ भी कॉलिजन होगा, है ना, जिसके कारण ऑपोजिशन होगा, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑपोजिशन। इलेक्ट्रॉन फिर से कह रहा हूं, जैसे अपन ने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी लगाया तुमने, है ना, तो अब करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करेंगे, है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ भी कोलाइड करेंगे, ठीक है, जिसके कारण जो इसका फ्लो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड, है ना, हिंड्रेंस पैदा होगा इसके फ्लो में। So that opposition to the flow of electric current is called resistance. So what is resistance? Resistance is the opposition to the flow of electric current. ठीक है, opposition to the flow of electric current. ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ये माना जाता है फ्लो। So this opposition to the flow of electric current is called resistance. ये resistance कहलाता है। What is resistance? Resistance is the hindrance. It's the obstacle. It's the opposition to the flow of electric current. Opposition to the flow of electric current. That is called resistance. ठीक है? अब मान लिया कि अपन ने कोई कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A एंड इट्स लेंथ इज L, ये मान लिया अपन। इसका जो रेजिस्टेंस होगा R, दिस रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, L है, और एरिया क्रॉस सेक्शन यदि A है, वायर सिलेंडर शेप का होगा, तो रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल है, लेंथ जितना ज्यादा होगा, ये लेंथ बढ़ गया, डबल हो गया, तो लेंथ जितना ज्यादा होगा अपोजिशन उतना ज्यादा होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अगर सकरी जगह हो, सकरी गली, तो उस गली से जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और गली जितनी लंबी हो, यहाँ तो अपन सकरी की बात नहीं करें, इनफैक्ट लेंथ की बात करें, गली जितनी लंबी होगी अपना मूवमेंट उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा। नहीं, जैसे वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो गुफा से गुजरना पड़ता है, या कहीं गुफा बनाया जाता है, कैव्स, रास्ते के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ है, तो गुफा बनाया जाता है ना, तो गुफा से गुजरने में गुफा जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लंबाई होगी इसकी वायर की, उतना ज्यादा हिंड्रेंस
रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कॉज होगा। क्लियर? एंड आल्सो रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन यदि कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और यदि ज्यादा है, मान लो ये हो गया, ये मैंने बना दिया डायग्राम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज ए, ठीक है। तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा मोटा वायर होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है यानी ज्यादा मोटा है वायर, तो उस केस में स्पेस ज्यादा मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, ठीक है। स्पेस ज्यादा मिलेगा तो मोर इजीली फ्लो करेगा चार्ज वेरिएंस, चार्ज वेरिएंस का जो फ्लो होगा वो इजियर होगा, दैट इज जो अपोजिशन होगा, अपोजिशन अवरोध जो पैदा होगा करंट के फ्लो में वो कम होगा, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया कम है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, भाई पतली गली से ज्यादा गिरना मुश्किल है ना, और यदि यही ज्यादा स्पेस हो तो अपन आराम से चल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन यदि ज्यादा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, इसका जो कॉलिजन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का विद वन अनदर एंड आल्सो विद द एटम्स, है ना, ये कम होगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द पोजीशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and resistance is directly proportional to length, पढ़ा हुआ है सर, ये प्लेट क्लासेस 10 में पढ़ा हुआ है। resistance is inversely proportional to area, combining these two, दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, these two results को combine, combining these two results R is directly proportional to L upon resistance, combining these two, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, ठीक है। अब इसको यदि कंबाइन कर दिया तो ये then मैथमेटिकली अपन ऐसा लिखते हैं R is equal to rho L upon A, this is the expression where rho is proportionality constant, rho क्या है, rho है proportionality constant, ठीक है। कांस्टेंट कहते हैं ना, इक्वल टू का साइन लगाया, वो यहाँ रो है, रो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रो, एस साइलेंट, एंड दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये जो रो है ये कहलाता है रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस रो इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हियर, और ये क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका दो नाम है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो को अपन लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड रेसिस्टिविटी ये कहलाती है प्रतिरोधकता, हिंदी में बोलते हैं इसको, इट इज द प्रॉपर्टी, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना, हिंड्रेंस उसके पाथ में पैदा होता है, उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस यहां से देख सकते हैं अपन, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर पर भी करता है और टेंपरेचर पर भी करता है, ठीक है। नेचर मींस यदि कॉपर का वायर लिया तो उसका अलग होगा, आयरन का लिया तो अलग होगा, है ना, तो एल्युमिनियम का लिया उसका रेजिस्टेंस अलग होगा फॉर ए गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और टेंपरेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, आगे अपन देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑन टेंपरेचर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया, ये फार्मूला लिखा, ρ इक्वल टू दिस, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ρ कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज गिवन बाय दिस। अब यदि रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है अपने को, तो अपन इस इक्वेशन से ये लिखा था ρ इक्वल टू r a अपॉन l, ये लिख देता हूं ρ इज इक्वल टू r a अपॉन l, ठीक है। अब जैसा कि अपन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में करते हैं, मान लिया अपन ने
if length of a conductor is 1 meter, length of a conductor is 1 meter and area cross section is 1 meter square. लेंथ किसी कंडक्टर का है वो कितना है 1 मीटर है ना, and area cross section है 1 meter square. Then putting the value here, then it will imply rho is equal to r. ठीक है, ये अपने को वे ऑफ डिफाइनिंग देता है रेसिस्टिविटी का. L 1 मीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, then रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, इसको लैंग्वेज दे दो, है ना. कहने की बात यही है, हिंदी में बोले तो कि किसी भी वायर की रेसिस्टिविटी व रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर लॉन्ग वायर हो जिस केस में और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो. ठीक है, resistivity is the resistance of a wire having length 1 meter and area cross section 1 meter square. ठीक है, तो रेसिस्टिविटी को अपन ऐसे डिफाइन किया. एसआई यूनिट की बात बोले तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम. पता है ये सारी बातें हमने पहले पढ़ा है. ओम प्रोनाउंसिएशन ओम होता है. हां, ओम को देखते हैं ना, ओम वही ओम है. ओम ये इसका सिंबल यूं लिखिए. ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम. क्यों होती है? जितने एसआई यूनिट हैं वो लगभग साइंटिस्ट के ऑनर में दिए गए हैं, है ना. जॉर्ज साइमन ओम थे जिन्होंने लॉ दिया है, ओम्स लॉ को आगे पढ़ेंगे ताकि आप लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना. उनके सम्मान में ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है. ठीक है, सिंबल ये था. And what about resistivity? Resistivity है rho is equal to R A upon L. R ohm होगी यूनिट, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो that is ohm meter. ओम मीटर, एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. ठीक है, और ओम सेंटीमीटर भी इसको में भी रिलेट करते हैं, बट SI बोले तो ओम मीटर. ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, एंड रेसिस्टिविटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है, अब तो दिस इट इज क्लियर. रेसिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करता है और टेंपरेचर पर, है ना. रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता. फार्मूले से लग रहा है रो इज इक्वल टू A बाय L भी है नो, बट ये एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल नेचर पर डिपेंड करता है. फाइंड इट. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई वायर है उसका लेंथ डबल कर दिया, है ना, तो इसकी रेसिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, है ना. तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती. माइंड इट, है ना. एग्जाम में आएगा तो बहुत से लड़के ऐसा लिख भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको याद रखना है. बिकॉज़ इट इज प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट and resistivity is the property due to which it opposes the flow of current. तो property है, और property ये लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती, है ना. जैसे अपन एक एग्जांपल के करीब जा सकते हैं. कोई आदमी लंबा है तो इसका ऐसा नेचर होगा टॉल, है ना. कोई मोटा है तो इसका ऐसा नेचर होगा, ऐसा नहीं है. प्रॉपर्टी तो ये क्या नेचर पर डिपेंड करेगा. मींस यदि कॉपर का वायर है उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी और यदि आयरन का है तो उसकी अलग होगी. ठीक है, तो अभी तक अपन ने इतनी बात की कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टिविटी एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. रेजिस्टेंस का कार्य क्या है. ठीक है, तो गिवन फार्मूले पर अपन कुछ यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये और कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना. तो लेट्स प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल्स. Now, problems देखते हैं अपन कुछ इसको बेस्ड, सिंपल कांसेप्ट पे बेस्ड. क्या फार्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A. R इक्वल टू रो अपॉन रो L अपॉन A. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये इसको हम देखते हैं कि गिवन है कोई वायर ऑफ लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर. तो वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, रेडियस उसका है 5 मिलीमीटर. रेसिस्टिविटी दी हुई है रो इज इक्वल टू 5 into 10 power minus 5 ohm meter. What will be its resistance?
बहुत सिंपल है, ट्राई कर लो, बना लो, है ना। तो बनाते हैं यहाँ भी अपन R इज इक्वल टू रो L अपॉन V, फार्मूला यूज। रो का वैल्यू रखना है 5 10 टू द पावर -5, ठीक है। रो L लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर अपॉन एरिया, रेडियस दिया हुआ है अपने को, ठीक है। एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर वायर का सर्कुलर होता है पाई r स्क्वायर, पाई रेडियस क्या हुआ है 5 mm को मीटर में कन्वर्ट करो 5 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फार्मूले पर बेस्ड है। r निकालना है, रो l है गिवन, ये वैल्यू रख दिया रो का अपन ने 5 टू द पावर -5, 2 मीटर लेंथ है, रो l अपॉन a पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू 5 मिलीमीटर, 5 टू द पावर -3 पाई r स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, पाई पाई कैंसिल हो गया, है ना, 10 टू द पावर -6 हो गया, ऊपर गया तो 10 टू द पावर 1 बच गया, है ना। नाउ इट इज 2 बाय 5 स्क्वायर 25, 5 2 या 5 5 या 4 अपॉन 5 क्या हो गया 0.8 और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो ये आंसर आ गया, R is equal to 4 upon 5 0.8 ओम, ठीक है। सिंपल था, फार्मूले पर बेस्ड, लोअर सवाल बोलते हैं लोअर, बहुत इजी है। L गिवन है, R गिवन है, रो गिवन है, R निकालना है, रेजिस्टेंस, ये रेडियस है माइंडेड, तो अपने को एरिया निकालना है, एरिया क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल वायर है, तो एरिया अपना सेक्शन होगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ये अपने वैल्यू पुट किया, वन गेट रिजल्ट r इक्वल टू 0.8। क्लियर, मैंने समझता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो बहुत सिंपल है। नाउ सेकंड वन, एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि सेम मटेरियल का दो वायर है, सेम मटेरियल का वायर, ठीक है, सेम मटेरियल मींस रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम मटेरियल बोले तो रेसिस्टिविटी सेम होगी, रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, कॉपर आयरन है तो अलग अलग रेसिस्टिविटी होगी, सेम मटेरियल बोल रहा है, मान लो आयरन की है या दोनों ही कॉपर की है, तो इसके लिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेंथ का रेशियो दिया हुआ 1:2, L1 अपॉन L2 1/2, और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:1, R1 अपॉन R2 2:1, 1 है 2:1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, R1 बाय R2 निकालना, ये भी सिंपल सवाल है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एट R इज इक्वल टू, अगर R1 लिखे अपन, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फर्स्ट वन के लिए L1 A1 हो गया, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, अब रेशियो निकालना है, डिवाइड करना है R1 को R2 से, ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो, दैट इज R1 अपॉन R2, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये हो गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इनटू A2 अपॉन A1, दैट तो रेशियो क्या था, L1 बाय L2 इज हाफ एंड A2 बाय A1, A2 बाय A1 यहां से निकालना पड़ेगा, है ना। एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, इसको देख सकते हैं इससे L1 अपॉन L2, सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर 2 का, 1 का पाई r1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, r2 बाय r1 का होल स्क्वायर, ठीक है, r2 बाय r1 का होल स्क्वायर, r2 बाय r1 1/2 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 1/2 1/8, तो रिजल्ट आया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/8, सिंपल है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/8, R1 अपॉन R2 का वैल्यू जो निकला 1/8, ठीक है, सही होगा। रो कांस्टेंट है, सेम मटेरियल बोला है, लेंथ रेशियो है 1:2, रेडियस का रेशियो है 2:1, ठीक है, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, R1 इक्वल टू रो L1 बाय L1, R2 इक्वल टू दिस, रो क्यों लिया, क्योंकि ऐसे यहां 1 यहां 2 लिख रहे, क्योंकि सेम मटेरियल मींस रेसिस्टिविटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्लियर। नाउ R1 अपॉन R2 कर दिया अपन ने, L1 बाय L2 A2 बाय A1, बट ये एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सेकंड पाई r स्क्वायर 2 में 2 लगा दिया, ठीक है, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, बट ये R2 बाय R1 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/2 1/8,
क्लियर? ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, शायद मुश्किलात नहीं आएंगे। चलिए अब अपन थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, 3 क्या कह रहा है? दिस वन R1 दिया हुआ है 10 ओम और लेंथ दिया हुआ है 3L1, यानी स्ट्रेच किया इसको। जब स्ट्रेच करेंगे तो ऑन स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग करने में उसको स्ट्रेच किया, जो लेंथ L1 था वो 3 टाइम्स हो गया। L2 क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ बाय स्ट्रेचिंग। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग? R2 क्या होगा? ठीक है, फार्मूला वही है, R = L/A। बट यहाँ स्ट्रेचिंग का केस है ना, जब खींचते हैं तो क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, R1 10 ओम है, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ गया तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 3 टाइम्स लेंथ 10 3 या 30 30 ओम सर, 30 ओम आंसर होगा। लेकिन ये आंसर गलत है ना, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग का केस है। ऐसे कर दिया हो कि एक वायर है, इसका लेंथ L है, दूसरा वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम मटेरियल है और लेंथ इसके 3 टाइम्स है, ठीक है, तो वहां 3 टाइम्स हो जाए। बट ये स्ट्रेचिंग का केस है, जब वायर को स्ट्रेच किया, खींचा वायर को, जब स्ट्रेच करेंगे लेंथ बढ़ेगा लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन एट द सेम टाइम घट जाएगा। लेंथ तो बढ़ गया लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन वायर कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, है ना। तो जितना टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम्स एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। फिर इसको जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइज कैसे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो कहने का ये मतलब है जब स्ट्रेच किया, पहले इसको सॉल्व करते हैं इन पर्टिकुलर, देन रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं, है ना। तो क्या है? क्या ये लेंथ है, स्ट्रेच किया हमने, लेंथ 3 टाइम्स हो गया, बट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वायर को काटा नहीं है, वायर को स्ट्रेच किया गया है, वायर को खींचा गया, काट के अलग नहीं किया। पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम है, पहले लेंथ कम था, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, अब लेंथ बढ़ गया, एरिया क्रॉस सेक्शन घट गया, बट वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा। यहां से अगर अपन देखें तो L1/L2 लिख सकते हैं A2/A1। तो व्हाट इज L1/L2? नाउ हियर L1/L2 1/3, ठीक है। अब अपन वो अप्लाई करेंगे, R1 is equal to rho same material, rho is L1/A1, and what is R2? Rho L2/A2. Now dividing these two, R1/R2, दोनों का रेशियो निकालो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 into A2/A1। क्लियर है? R1/R2 कर दिया, L1/2 A2/A1। L1/2 का वैल्यू रखो, L1/2 is 1/3, and what is A2/A1? It is also 1/3, ये भी 1/3 है, तो 1/3 1/3 1/9। जैसे यहाँ पूछा क्या? R2 will be equal to, R2 इधर आएगा 9R1 और R1 गिवन है 10 ओम, 10 into 9 90 ओम। ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। R2 कितना हो जाएगा? R2 हो गया 90, 9 टाइम्स बढ़ गया। बाय स्ट्रेचिंग यदि लेंथ 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ गया, लेंथ का तो 90 हो, है ना। ये भी सिंपल है। यहाँ एक नया कांसेप्ट अपन ने इंट्रोड्यूस किया है, दिस वन, ये सोचना है। स्ट्रेचिंग है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा रेजिस्टेंस, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर सिंपली सेम मटेरियल सेम थिकनेस का वायर है और दूसरा वायर लंबा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस उतना टाइम ज्यादा होगा। बट यदि स्ट्रेचिंग किया अपन ने, स्ट्रेचिंग खींचा वायर को, खींचने से लेंथ तो उसका बढ़ गया, लेंथ बढ़ा बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां से निकल गया लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम, पहले ये था स्ट्रेचिंग के बाद ये वॉल्यूम तो सेम है, तो यहां से ये रेशियो निकलता है और इसका वैल्यू यहां हमने, ठीक है, 1/2 A2/A1, तो ये अपने को क्लियर। यानी यहां से अपने को एक
जनरल ये कंसेप्ट है कि वैसे तो अपन ने क्या बोला था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन स्ट्रेचिंग के केस में लेंथ स्क्वायर बोला था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन स्ट्रेचिंग के केस में एरिया स्क्वायर। स्ट्रेच जब कर रहा है, जब खींचा जा रहा है वायर को, खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं लगाना है ना, वन बाय वन, एक केवल एक इसको लगाएंगे। यहां क्या किया अपन ने, लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गया, लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा बाय स्ट्रेचिंग में। स्ट्रेचिंग के केस में क्या बोला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ा तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम बढ़ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, बट ऐसे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यहाँ स्ट्रेचिंग का मामला नहीं है, बट इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ये होल्ड करता है ना। यानी स्ट्रेचिंग के केस में r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r, ऐसा लिखते हैं, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स स्ट्रेच किया, n का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। नाउ today's लास्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट और की 5वीं बॉल है, यहाँ नंबर 4 4। ये दिया हुआ है, कोई वायर है जिसका लेंथ है l, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, वायर है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। टोटल लेंथ इसका था n, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है r, r is the resistance of this wire। 5 पार्ट्स में बांटा, नाउ ईच पार्ट को पैरेलल में ज्वाइन किया, ईच पार्ट is joined in parallel, 2 3 4 5, इसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। these parts are joined in parallel। now r by r dash का वैल्यू क्या होगा, ये r था, और अब इसका इक्विवेलेंट यदि r dash है तो r अपॉन r dash अपने को निकाल दो, क्लियर। प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, सिंपल ही है। कोई वायर है, उसका लेंथ है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और टोटल का रेजिस्टेंस r। अब जो 5 पार्ट्स हैं सारे को एक दूसरे के पैरेलल ज्वाइन किया, है ना। तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो ओरिजिनल के साथ निकालना, r अपॉन r। ट्राई कर लें, जैसे आप कीजिए बन जाए, है ना। तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय r इक्वल टू r इक्वल टू रो l अपॉन a, रो l अपॉन a, ठीक है। तो अब यहाँ l का ये था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नाउ अब लेंथ 1/5 हो गया, तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/5। l लेंथ का रेजिस्टेंस था r, सही बता रहे थे, l लेंथ का रेजिस्टेंस था r। अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो एक लेंथ कितना हो गया, l अपॉन 5, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो अब ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू r by 5, और ये सारे पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालते थे 1 अपॉन r डैश 1 अपॉन r, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन ये हो गया 5 by r, 5 अपॉन r, 5 टाइम्स 5 अपॉन r, 5 अपॉन r प्लस 5 अपॉन r, क्लियर दिख रहा है नहीं। 1 by r डैश 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r3 प्लस 1 by r4 प्लस 1 by r5, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई किया तो 5 टाइम्स है अपॉन r, ये है 1 अपॉन r डैश। Then what is the value of r dash? Very simple, r upon 25, r upon 25, ठीक है। r dash का वैल्यू कितना आ गया, ये तो 5 टाइम्स है, ठीक है, 25 by r, तो r dash इक्वल टू r upon 25, ठीक है। क्योंकि अपन ने लेंथ 5 टाइम्स बांट दिया, तो प्रत्येक का हो गया r by 5। अभी हालांकि अपन ने कॉम्बिनेशन नहीं देखा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा था, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखना है हमें। लेकिन ऐसा कि अपन ने पढ़ा है, ये सारे फार्मूले वगैरह 10th में पढ़ रखे हैं हमने, तो उस बेसिस पर इस प्रॉब्लम को ले लिया, ठीक है।
r by 5 बराबर में 5 टाइम्स इक्विवेलेंट क्या हो जाता है this upon 5 times by 5 है ना, तो r by 5 upon 5 r upon 25। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, क्या सिंपल प्रॉब्लम है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जिसने मीन टाइम में बना लिया वो आंसर चैट कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव चैट, ठीक है। बना लिया होगा, मैं ये समझा रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझाना पड़ेगा, वन टू ऑल क्लास में सारे को समझ में आनी चाहिए बात। तो जो बना चुके बीच में बना लिया वो चैट आंसर कर सकते हैं। अब है लास्ट वन, फिफ्थ वन, ये दिया हुआ है R2 is equal to R1 upon T। स्ट्रेच किया, स्ट्रेच में क्या होगा, स्ट्रेचिंग में आ जाए रेडियस है ना, रेडियस दो वायर है हैविंग रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। अब इसमें यदि स्ट्रेच किया तो जो R2 है, R2 रेडियस ये फर्स्ट ओरिजिनल वन का हाफ हो गया है ना। जब स्ट्रेच किया, जब वायर को खींच लिया स्ट्रेच वन स्ट्रेच, तो खींचने से क्या होगा, लेंथ तो बढ़ेगा बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, रेडियस घट गया, कितना घट गया इसमें पर्टिकुलर बता रहा है हाफ, ठीक है। नाउ ये दिया हुआ है R2 160 है, यानी स्ट्रेचिंग के बाद का जो रेजिस्टेंस है वो है 160 ओम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, क्लियर। तो R1 का क्या वैल्यू होगा, है ना। ये सिंपल है, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेचिंग किया है, R इतना हो गया तो एरिया क्या होगा, वही R1 by R2 को लिखना, तो R1 upon R2, R1 हो गया रो, सेम मटेरियल है, L1 upon A1 रो, L2 upon A2, ठीक है। R रो सॉरी R इक्वल टू रो L upon A, R2 रो L upon A, ये हो गया, रो रो कैंसिल हो गया, ये हो गया L1 by L2 और ये हो गया A2 upon A1, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ दिया हुआ है एरिया, रेडियस ये हो गया, एरिया का रेशियो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। यानी सेकंड का जो एरिया होगा A2 अपॉन A1 ये निकाल सकते हैं। सेकंड का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तो पाई r2 स्क्वायर। फर्स्ट का क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का रेशियो हो गया r2 का r1 का होल स्क्वायर, तो ये r2 का r1 is 1/2 तो 1/4, ठीक है। ये वैल्यू आया अपने को A2/1, A2/1 क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ऑन पाई r स्क्वायर। तो यहां से आ गया r2 का r1 का होल स्क्वायर बटे r2 का r1 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, है ना। और चूंकि स्ट्रेचिंग का केस है, स्ट्रेचिंग में बोला है अपन ने कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये कहां से आया, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया, L1 A1 इक्वल टू L2 A2, ठीक है। स्ट्रेचिंग का केस है तो वॉल्यूम सेम था, लेंथ इनटू एरिया, यहां से निकाल लिया L1 by L2 इक्वल टू A2 by A1। अब यहां वैल्यू रख दो, A2 by A1 तो अपन दोनों हो गए, A2 by A1 1/4 है, A2 by A1 इज 1/4, L1 by L2 कितना होगा, इसी के बराबर होगा, ये भी होगा 1/4, ये हो गया 1/16, ठीक है। R1 upon R2 is equal to this, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लिया, तो इसको मिटा दिया हमने और थोड़ा बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नाउ R1 by R2 is equal to 1/16, R1 upon R2 1/16, अपने को R2 दिया हुआ है 160, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 इक्वल टू R2 1/16, R2 अपने को दिया हुआ है 160 by 16 बटे 10 ओम, ये हो गया R1 कितना था 10 ओम, ठीक है। 16 by 16 10, R1 था 10, ठीक है। और जब स्ट्रेचिंग किया इसको, स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, एरिया कितना हो गया 1/4, यहाँ से देखो एरिया हो गया कितना 1/4, A2 by 1/4, एरिया 1/4 हो गया, तो क्या बोला था, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, एरिया हो गया 4, तो रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया तो 16 टाइम्स, 10 R1 हो गया 160,
ठीक है, ये थी प्रॉब्लम। और एक डिस्कशन थोड़ा छूटा हुआ है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। रेसिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया, रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन, है ना। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है जिसको जी या सी से डिनोट करते हैं 1/r। कंडक्टेंस उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस इज, इसको सी से भी डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट जी से भी करते हैं और सी से भी करते हैं। सी फॉर कंडक्टेंस, जी से कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। इसकी असाइनमेंट की बात करेंगे तो कंडक्टेंस की असाइनमेंट क्या होगी, 1/ओम, या इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, या इसको लिखते हैं मो, या इसको लिखते हैं सीमेन, SIEMEN, ठीक है। ये ओम्स लॉ जो दिया था तो पढ़ाएंगे आगे, आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज सीमेन ओम, जॉर्ज सीमेन ओम। तो ओम और सीमेन, सॉरी, इससे दो यूनिट निकल गई, ओम और सीमेन। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस and Siemens is the SI unit of conductance. What is conductance? It is reciprocal of resistance. 1/ohm, ohm inverse, ये इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, MHO, mho, प्रोनाउंसिएट करते हैं mho, ये साइलेंट है, और साइन में, ठीक है। उसी तरह रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1/k, और इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं, KAPPA, कप्पा, ठीक है। कप्पा से भी कप्पा है, जैसे होता है ना अल्फा बीटा गामा ईटा ईटा बीटा, है ना, उसी तरह एक नोटेशन है कप्पा। कप्पा नहीं याद है तो सिग्मा याद करो, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी को वहां पर मैंने बोला था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट देखें तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट थी SI यूनिट, ओम मीटर, ठीक है। तो सिग्मा या k बराबर हो गया 1/2, 1/ओम मीटर। ओम मीटर को लिख सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को वो लिखते थे मीटर इनवर्स, वो को सीमेन भी लिखते थे सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी यूनिट हो जाएगी, है ना। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की SI यूनिट, रेसिस्टिविटी की SI यूनिट ये क्या थी, ओम मीटर, 1/ओम मीटर। कंडक्टिविटी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स वो लिख सकते हैं, वो मीटर इनवर्स, और वो को सीमेन भी लिख सकते हैं, तो सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, सिग्मा की है, दैट इज कंडक्टिविटी की और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आई होप दिस वाज वेरी इजी सेक्शन। सो नाउ द डिस्कशन इज ओवर।